नमस्कार, राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तमाम लोगों का स्वागत है। 8:55 हो चुके हैं और मैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। नरेश वैद्य जी, आपका भी स्वागत है। गुड इवनिंग राजेश गंगोत्रा जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? डॉक्टर अतुल राणा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर इट। अरुण कुमार ब्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव चौहान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रणजीत सिंह राजू जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, गुड इवनिंग। संदीप पत्री, नमस्कार। कुलदीप सिंह बाची, थैंक यू वेरी मच। बाली नंबरदार जी, नमस्कार। गंगा सिंह पराशर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम सिंह नेगी जी, आपका भी स्वागत है। बोधराज जी ऑन कैमरा जुड़ना चाहते हैं, संभव नहीं है, शुक्रिया जी। हरिदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयसी राणा जी, थैंक यू। रोशन मालपा जी, गिरधार लाल कौशिक जी, सबको नमस्ते। कपिल सिंह गुलेरिया जी, लाल सिंह जी, जगत पालसरा जी, वीरेंद्र कंवर जी, रविकांत चंदेल जी, रमेश खन्ना जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। और आज की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। अब बीजेपी भी ओपीएस का झुंझुना देगी। कैसे देगी, कब देगी, ये अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो की डेट बदल दी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो मैनिफेस्टो में ओपीएस को इंक्लूड करे। कल 2:30 बजे मैनिफेस्टो रिलीज होना था बीजेपी का। जगत प्रकाश नड्डा ने इसको रिलीज करना था, लेकिन अब ये कल की बजाय 6 तारीख को होगा। 5 तारीख को ऑलरेडी कांग्रेस घोषणा कर चुकी है कि वो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। जाहिर है बीजेपी अब इतना तो बैकफुट पे मान लिया जाना चाहिए कि आ गई है कि उसे अब कांग्रेस की घोषणा पत्र का इंतजार है और फिर शायद वो लास्ट मोमेंट कोई ना कोई फैसला उसको देखकर लेगी। तो ये स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की समझ में तो आती है, लेकिन इतने भी डरने की क्या जरूरत है कि पहले दूसरा करें लॉन्च, फिर हम करेंगे। जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो इस तरह से नहीं करते। ये इस तरह की रवायत, पॉलिटिकल रवायत मैंने पहली बार देखी है कि किसी ने तय कर दिया हो कि हम 4 तारीख को करेंगे, मीडिया वालों को बाइट्स दे दी कि 4 को करेंगे और अब 6 को करेंगे। ठीक है, आपका घोषणा पत्र है, जब मर्जी करिए, लेकिन हम तो इतना ही चाहते हैं कि घोषणाएं लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरें और घोषणाओं की पूर्ति भी हो। तो अगली खबर की बात करेंगे। उधर आज लंबे अरसे बाद जब केजरीवाल लौटे तो उनके रोड शो में जमकर लात घूंसे चले। मुझे वो चुनाव भी याद आता है जब पंजाब सरकार के कुछ कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजियां करते थे, क्योंकि वहां वो अमरिंदर सिंह की सरकार से परेशान थे। वो भी अध्यापक थे। आज फिर ऐसा देखने में आया कि अध्यापकों का ही कोई जत्था, ऐसा कहा गया, थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने रोड शो में कुछ ना कुछ किया केजरीवाल के, और उसके बाद हंगामा हो गया, लात घूंसे चले। तो केजरीवाल के रोड शो में लात घूंसे चले, जबकि दूसरी ओर राजनाथ सिंह की रैली में युवकों ने पीओ की मांग लिया और राजनाथ सिंह ने हंस के कहा, धीरज धरिए, मिल जाएगा। उधर इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग हुई है। ये मांग पहले भी उठी थी जब पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया था, क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस की थी, तो तब ये मांग उठी थी। लेकिन जाहिर है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, और कोतवाल साहब की ही सरकार हो तो फिर डर काहे का, ये कह रही है कांग्रेस, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि कोतवाल साहब सरकार के खास आदमी है, मुख्य कोतवाल। ये शब्द जो है सिंबॉलिक है, इसको अन्यथा न लिया जाए। डीजीपी के खिलाफ कांग्रेस ने कंप्लेंट करी है, उनको हटाने की मांग करी है। उधर दूसरी ओर अर्की से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गोविंद शर्मा के खिलाफ एफआईआर होगी। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को लोकायुक्त मिला है। जस्टिस पांटा के बाद ये सीट खाली थी। अब तक 13,000 वोट डल चुके हैं और इसके विपरीत 31 करोड़ की शराब, नकदी और ड्रग्स बरामद हो चुके हैं। ये इस प्रदेश की स्थितियां हैं। एक एक करके चलेंगे, लेकिन कल प्रियंका गांधी कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा में जनसभा करेंगी। 12 बजे नगरोटा बगवा में वो जनसभा करेंगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कल 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। श्री ज्वालामुखी, ज्वाला जी और घुमारवीं विधानसभा में। सबसे पहले ज्वाली में 11 बजे, 12:45 पर ज्वालामुखी में, 2:20 पर घुमारवीं का उनका शेड्यूल आया है। इसके अलावा अमित शाह भी 6 तारीख को दोबारा हिमाचल प्रदेश आएंगे। 11:30 बजे वो नगरोटा बगवा में, जहां कल
प्रियंका गांधी की रैली है, उस कंस्टिट्यूंसी में वो रैली करेंगे और 2 बजे उसी दिन परागपुर में रैली करेंगे, परागपुर क्षेत्र के परागपुर में, और फिर 4:30 बजे ऊना में जनसभा करेंगे। कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर मंडी से सुबह चलेंगे और हमीरपुर के गलोड़ में, बोले तो मेरे क्षेत्र में और इनफैक्ट मेरे घर की बिल्कुल बगल में जनसभा करेंगे। 1 बजे यहाँ से वो बड़सर में जाएंगे, वहाँ माया शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। 3:30 बजे फिर वो कांगड़ा पहुँचेंगे और फिर शाम के उनके कार्यक्रम कांगड़ा और उसके आसपास के हैं। ये हमने जो है आपको कार्यक्रम आसपास के बताए। अब बात करते हैं, बीजेपी ओपीएस को लेकर गंभीर है, ऐसा छन के आ रहा है। 2-3 लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लोग विचार कर रहे थे। मंगल पांडे जी जो पहले प्रभारी होते थे यहाँ, फिर अभी बिहार में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी कहा था कि ओपीएस मिलने ही वाली है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि 5 तारीख का इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है ओपीएस को लेकर। वास्तविकता यह है कि 5 तारीख का इंतजार 1 दिन और आगे खिसक गया। 4 तारीख का इंतजार 1 दिन और आगे खिसक गया है। 5 तारीख को कांग्रेस घोषणा पत्र रखेगी। उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि बीजेपी ऑन इट्स ऑन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकती। बहुत से राज्यों में उसकी सरकारें हैं और उसको अगर यहाँ वो घोषणा करती है तो बाकी जगहों पर देखना होगा। कांग्रेस की इतनी सरकारें नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी को पड़ता है। फिर चाहे उनकी सरकार यहाँ रिपीट करे, रिवाज बदले या ना बदले, लेकिन बाकी जगहों पे ये मामला फिर तूल पकड़ जाएगा। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अब क्या करती है। बैकफुट पे बीजेपी निश्चित रूप से है। ये संकेत अगर इस तरह के दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा यही है, अपना मैनिफेस्टो दूसरे का मैनिफेस्टो देख के लॉन्च करना। ये भी इस तरह के संकेत हैं कि कुछ ना कुछ उनको लगता होगा कि कमी है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, ये हम कह भी नहीं सकते, ये आपने तय करना है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो चिंता है, कुछ तो वजह है, कहीं तो चिंता है, कहीं तो मंथन हो रहा है और उसी वजह से ये चीज़ें टली हैं। हो सकता है आपको कोई बड़ा फैसला मिल जाए और मिलना चाहिए। उधर ओपीएस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अब कर्मचारियों को भी निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने शिकायत करी है एक खास कर्मचारी की, जो पहले शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, अब उसके बाद महकमा बदल गया सुरेश भारद्वाज जी का, उनके ओएसडी रहे थे और अभी भी वो लगातार कुछ इस तरह के शायद कमेंट्स कर रहे हैं जो कांग्रेस को रास नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ओपीएस के मामले पर कुछ कर्मचारी बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और उनको नोटिस भी जारी हो गया है चुनाव आयोग की ओर से। दूसरी ओर आज बीजेपी ने भी एनपीएस संघ को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि एनपीएस वाले कांग्रेस की बरकरी कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेंद्र एस धोन क्रोक्टा ने मुख्य चुनाव अधिकारी को हिमाचल प्रदेश में कुछ सरकारी कर्मियों जो एनपीएसईए एचपीए के पदाधिकारी हैं, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, वह चुनाव संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के समर्थन में अपने सदस्यों को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। यह कर्मचारी सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुनाव संहिता का उल्लंघन है। यह सरकारी कर्मचारी को पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिकायतों के पत्र के साथ इन कर्मचारियों के फेसबुक अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट्स लगन किए गए हैं और मुख्य रूप से प्रदीप ठाकुर एनपीएस संघ के अध्यक्ष वन विभाग में कार्यरत हैं, मुख्य प्रवक्ता ओम प्रकाश शर्मा शिक्षा विभाग में, इनके खिलाफ जो है और बाकी इनकी टीम के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो एनपीएस संघ अब बीजेपी के निशाने पे है। ये बड़ा विरोधाभास है। अगर ये सूचना पक्की है, ये संकेत सही है कि बीजेपी ओपीएस देने के बारे में कोई घोषणा पत्र में कर सकती है। देना तो दूर की बात है, अब नहीं दे पाएगी जब तक दोबारा सरकार नहीं आती। दोबारा सरकार इनकी आती है, किसकी आती है मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में होती है, किस पार्टी की आती है किसकी नहीं, ये तय होता है चुनाव में। सरकार तो चलती है, सरकार अभी भी है, चुनाव के बाद भी होगी, किसकी होगी ये बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन अगर अभी सरकार ने नहीं दिया तो फिर घोषणा पत्र में तो नहीं दे पाएगी, फिर उसके लिए दोबारा जब अगर सत्ता में आते हैं तभी दे पाएंगे। हाँ, घोषणा पत्र में वादा किया जा सकता है और उस वादे का अब कितना असर होगा कितना नहीं, इसको भी कैलकुलेट करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि
डिलेड इज डिनाइड। डिले हो गया है मामला। इस मामले में बीजेपी डिले कर गई है, इतना ज्यादा डिले कर गई है कि वही बात ना कि उसने यूं किया कि वक्त पे दबा ना दी। तो वक्त पे ये चीजें हो जाती तो शायद कांग्रेस को वो इस मामले में पछाड़ पाते। लेकिन अभी अगर बीजेपी को लग रहा है कि इस मामले में दिक्कत है तो फिर वो ऑलरेडी लेट है। और मुझे नहीं लगता, मेरा जो पत्रकारी अनुभव है वो नहीं कहता कि अब इससे कोई लाभ होगा, क्योंकि अब दोनों ही तरफ से घोषणाएं हैं। कांग्रेस ने पहले कर दी है, बीजेपी शायद परसों कर देगी। सीपीएम ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसने कर दिया, क्यों भी दे दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को भी 36,000 रुपये देंगे, उनका भी अपना घोषणा पत्र है, उसको पढ़ के आपको जो है बताएंगे, एक एक करके तमाम चीज़ों पे आएंगे। लेकिन अभी मैं फिर से इसको सीरियलाइज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें छूट ना जाए। कुछ छोड़ना मैं भी नहीं चाहता, कुछ छोड़ना आप भी नहीं चाहते। अच्छी बात है, एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहिए। आप हम पे विश्वास रखते हैं, जुड़ते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फिर केजरीवाल की। केजरीवाल की जनसभा रोड शो था आज, और 17 के 17 कैंडिडेट जो शिमला संसदीय क्षेत्र के थे वो उन्होंने बुलाए थे। और रोड शो जब ये शुरू हुआ और उस रोड शो के दौरान ही वो भाषण देते हैं ट्रक से चढ़ के। तमाम गाड़ियों में दूसरे लोग भी थे। और ये जब डीसी ऑफिस की ओर को निकले तो फिर वहां पे हंगामा हो गया। हालांकि ये रोड शो जो है वो सोलन में बेसिकली जो पार्टी की उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के अंजुर उठा और उनके लिए हो रहा था। और इसमें बाकी कैंडिडेट भी थे, 16 दूसरे कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं चुनाव, और उसके लिए ये रोड शो हो रहा था। लेकिन इसी बीच में केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगे। आरोप यह है कि नारे लगाने वाले पंजाब के ईटीटी और टीईटी पास अध्यापक एसोसिएशन के अध्यापक एसोसिएशन के पर्चे हैं। उन्होंने कुछ पर्चे उछाले भी उनके पदाधिकारियों। और जब ऐसा हुआ तो केजरीवाल के समर्थक भी उन पर पिल पड़े और दोनों ओर से धक्का मुक्की होगी। अच्छा खासा वहां पे लात घूंसे चले। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस एक्शन में आई और उसने नारेबाजी करने वालों को रोड शो से हटा दिया। लेकिन इसी बीच में यह कहकर केजरीवाल अपना भाषण बीच में छोड़ गए कि अगर गुंडागर्दी ही करनी है तो बीजेपी कांग्रेस में जाइए। अब कौन कर रहा था कौन नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन आज का लबोलवाब यही था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे भी आम आदमी पार्टी का जो यहां विकल्प देने का दावा था वो अब इतना सशक्त नहीं रहा है। केजरीवाल आए जरूर थे, अप्रैल में वो टोह लेने आए थे, मई में भी उन्होंने रैलियां करी, बैक टू बैक उन्होंने रैलियां करी। लेकिन उसके बाद शायद उनका मन कहीं और फंस गया। चर्चाएं ये हैं कि गुजरात में फंस गया और यहां वो अब सिर्फ मान रखने के लिए आ रहे हैं। किसका मान रखने के लिए? जो लोग उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन बहुत से लोग इस दौरान छोड़ के भी चले गए। केजरीवाल की एक पूरी टीम अनुराग ठाकुर आधी रात को नड्डा के पास ले गए थे। उसके बाद बाकी टीम बड़ी वो भी टूटती रही। पिछले कल भी पार्टी के सह प्रभारी भाट साहब जो हैं वो कमल का फूल पकड़कर हाथ में कह रहे थे कि मैं अब कमल का माली हूं। ऐसी स्थिति में जो केजरीवाल ये दावा करते थे कि वो यहां बीजेपी और कांग्रेस की सफाई कर देंगे झाड़ू से, वास्तव में यह है कि उनके अपने झाड़ू की एकता जो है वो बिखर गई है, तिनका तिनका हो गई है। आगे चलकर कोई कितना परफॉर्म कर पाता है इस चुनाव में, ये मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से अगर कोई परफॉर्म करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो परफॉर्मेंस जो है वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से होगी। वो परफॉर्मेंस निश्चित तौर से किसी व्यक्ति विशेष की होगी। लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति विशेष अभी चुनाव में नजर आ रहा है जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हो और उसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना रखा हो? सोचना होगा। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, कल परसों में बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है। उधर केजरीवाल के रोड शो में जिंदाबाद मुर्दाबाद और लात घूंस चले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शो में आज लोगों ने बकायदा उनसे पीओ के मांग लिया। जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली कर रहे थे और वहां पे नारे लगे कि पीए को हमको दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हफ्ता भर पहले शौर्य दिवस के दौरान बड़गांव में राजनाथ सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने कश्मीर का विकास शुरू कर दिया है और ये सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह गिलगित बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाती। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने गिलगित बाल्टिस्तान जैसे शेष हिस्सों को फिर से हासिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। यानी उसमें कांग्रेस भी थी, तमाम दूसरे लोग भी थे। सर्वसम्मति का मतलब सर्वसम्मति, सभी उसमें सहमत थे। तो इसी का जो है आज एक हमको अंश देखने को मिला जयसिंहपुर में।
उधर सोलन में अर्की से बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद राम पर आचार संहिता की उल्लंघन का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर सरकारी संपत्ति पर पार्टी चिन्ह व झंडे लगाने की शिकायत दर्ज की हुई है और ये शिकायत जो है पुलिस के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम अर्की केशव राम ने करी है। अर्की के ही एसडीएम ने जो है ये शिकायत दी है, जिसमें कहा गया कि शालाघाट, अर्की, मांझू रोड, शालाघाट हेलीपैड व चौगान सहित अन्य जगहों पर भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले झंडे बैनर लगाए हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने संबंधी अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या होता है इस मामले का क्या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन यह संभवतः पहली बार है कि किसी प्रत्याशी पर इस तरह को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम नियम हैं, तमाम कायदे हैं, तमाम कानून हैं, लेकिन तमाम जगह चुनाव के दौरान उनका उल्लंघन होता है। दीवारों पे कुछ भी पोत दिया जाता है और डिफेसमेंट हो जाती है, सरकारी संपत्ति की ज़्यादा होती है। लेकिन मैं दाद दूंगा उस एसडीएम की, उस अधिकारी की जिसने ये सख्ती दिखाई और केस दर्ज किया। केस का क्या होता है क्या नहीं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन केस दर्ज हुआ है। उधराज केस से मुझे याद आया कि हिमाचल प्रदेश को 5 साल के बाद लोकायुक्त मिले हैं। न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया सेवानिवृत्त हो गए, अभी उनको नया लोकायुक्त बनाया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2017 से पूर्व लोकायुक्त एल एस पेंटा के जो है रिटायर होने के बाद से ये पद खाली चल रहा है। फरवरी में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एस पांटा रिटायर हुए थे और उसके बाद से ये लगातार खाली चल रहा था। हालांकि 30 जून 2015 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद नया लोकायुक्त बनाया गया था, लेकिन ये फिर लंबे समय से खाली चल रहा है। इसके दायरे में चीफ मिनिस्टर से लेकर चपरासी तक हैं, प्रावधान इस तरह के हैं। लेकिन बात यही है ना कि दायरा तो विस्तृत है लेकिन लोकायुक्त ही नहीं है। अब बात कुछ और राजनीति की कर लेते हैं जी। बीजेपी ने लगातार, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कड़ा रुख अपना रखा है अपने बागियों के खिलाफ। बीजेपी ने सुंदरनगर में बागी बनकर चुनाव लड़ रहे अभिषेक ठाकुर के पिता, पूर्व वन मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठतम सदस्य उस समय के रूप सिंह ठाकुर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए। अब देखिए दिलचस्प है ये, अभिषेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से 6 साल के लिए और उनमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने का आरोप लगाया गया है, आरोप है। और दिलचस्प ढंग से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी ओर एक पिता का बेटा चुनाव लड़ रहा है सुंदरनगर में और उनको बोला कि आप जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, क्योंकि एक ही घर है, एक ही घर से निकलते होंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगते होंगे। हो सकता है अपने पिता भी उनके साथ उनके गए होंगे अभिषेक ठाकुर के साथ, तो रूप सिंह को निकाल दिया है। महेश्वर सिंह को लेकर क्या सोचेंगे, बेटा तो उनका भी चुनाव लड़ रहा है, बेटा तो उनका भी चुनाव लड़ रहा है और चुनावी जनसभाओं में रोए थे। हालांकि इतना जरूर है कि अभी वो बेटे की किसी जनसभा में दिखे नहीं है। हो सकता है रूप सिंह को बीजेपी वालों ने देख लिया हो और उसके बाद उनको जो है इस तरह से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। उधर बीजेपी को कुल्लू की बंजार विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ भाजपा से संबंध रखने वाली जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा रोहिणी चौधरी, जिला परिषद कुल्लू की पूर्व अध्यक्ष रोहिणी चौधरी और पूर्व जिला भाजपा युमो अध्यक्ष हरिराम चौधरी ने जो है कांग्रेस का दामन बीजेपी छोड़कर थाम लिया है। ये रोहिणी चौधरी व हरिराम चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से बंजार की राजनीति में निश्चित तौर से एक नया मोड़ आ गया। रोहिणी चौधरी 5 साल तक कुल्लू जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं और धौगी व रैलाबाड़ में उनका खास वर्चस्व माना जाता है। और उधर हरिराम चौधरी बीजेपीएम सहित कई संगठनों में काम करते रहे और युवा में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। दोनों के जाने से शौर्य निश्चित तौर से प्रभावित होगा। कितना वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। वक्त बड़ा जालिम है, लेकिन ये जल्दी आएगा, ये जल्दी आएगा। 8 दिसंबर को, 12 तारीख को आप इसको तय कर देंगे किसको क्या मिलेगा। ये 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आपने क्या तय किया था जी। तो ये है
और अगली जो खबर है वो ये है कि राज्य में अब तक 12,893 लगभग 13,000 लोगों ने वोट डाला है। इसमें ये पोस्टल बैलेट की मैं बात करूं, विशेष श्रेणी के मतदाताओं के वर्ग में 80 से अधिक आयु वर्ग वाले, दिव्यांग तथा अनिवार्य सेवाओं के 7800 मतदाताओं ने राज्य में आज तक डाक पत्र के माध्यम से मतदान किया। आज 7800 ने किया नया, और कुल मिला के ये जो है 12,893 हो गया है। और आज जो तो मतदान हो उसमें 6445 80 साल से ऊपर के थे, 1314 दिव्यांग के थे और 41 एसेंशियल सर्विसेज वाले मतदाता थे। और 14वीं विधानसभा चुनाव के लिए अब तक डाक पत्रों के माध्यम से 12,893 वोट जो है वो डाले जा चुके हैं जी। 14वीं विधानसभा के लिए 12,893। मंडी जिले में आज कुल 2165 डाक पत्रों पर मतदान हुआ, और चंबा में 183, कांगड़ा में 1374, लाहौल स्पीति में 60, कुल्लू में 490, हमीरपुर में 187, ऊना में 565, बिलासपुर में 796, सोलन में 571, शिमला में 1285 तक, किन्नौर में 124 लोगों ने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया। और अगर आप बात करें जब्तियों की, तो जब्तियां जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। आज ही जो है लगभग 3 करोड़ मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई है, और अब तक जो है कुल मिला के तमाम विभागों ने जो है अब तक 32 करोड़ रुपए की जो है वो अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थ इत्यादि जब्त किए हैं। तो ये निश्चित तौर से एक बड़ा फैक्टर है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। संजय कुंडू के खिलाफ शिकायत आई है और कहा गया है कि डीजीपी साहब जो हैं वो सरकार के खासम खास अफसर हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनको हटाया जाए। मांग करी है कांग्रेस की लीगल सेल ने, और लीगल सेल के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर प्रशांत शर्मा ने ये मांग करते हुए कहा है कि वे हिमाचल विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी मुख्यमंत्री से नजदीकियों की वजह से कांग्रेस पार्टी को यह संशय है कि वह प्रदेश में लोगों को मतदान को प्रभावित करेंगे, इसलिए उनको, और इसके साथ ही पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले में भी उनकी संलिप्तता का अंदेशा होने की वजह से चुनाव पर असर पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 28 के तहत चुनाव आयोग कार्रवाई करते हुए संजय कुंडू को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करे या छुट्टी पे भेज दे। कुंडू जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देखना होगा। उधर आज सीपीएम ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज बहाल किया जाएगा अगर सीपीएम की सरकार आए तो। पहला बड़ी ठीक है, कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की जाएगी, बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चंडीगढ़ में से प्रदेश का 7.19% हिस्सा लिया जाएगा। प्रदेश में जंगली जानवरों की रक्षा के बदले केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष मुआवजा राशि ली जाएगी। ये हमारे घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु उन्होंने कहा है। पर्यटन को विशेष दर्जा देना और पर्यटन स्थलों को विकसित करना, सेब बागवानी को कश्मीर की तर्ज पर MIS के दायरे में लाना, नई शिक्षा नीति को रद्द करना, ये मुख्य बिंदु है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, महिलाओं को आर्थिक और कानूनी रूप से मजबूत करना, मजदूरों को न्यूनतम 36,000 प्रतिमाह वेतन देना उनका मुख्य है। बिजली, पानी, अन्य सेवाओं के निजीकरण को रोकना, भूमिहीन व गरीब किसान को 5 बीघा मुफ्त जमीन दिलवाना। 2-3 चीजें हैं इसमें, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा घोषणा पत्र है, सब पार्टियों का घोषणा पत्र अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ घोषणाओं पर चर्चा भी होनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए मांग करेंगे वो, लेकिन डबल इंजन चाहिए उसके लिए। अभी है क्योंकि ये केंद्र का मामला है, तो डबल इंजन वहाँ सीपीएम का होगा नहीं होगा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी वाला नहीं दिलवा पाया। बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी का भत्ता, यह निश्चित तौर से एक बड़ा फैसला है, लेकिन कितना असर और कितना लाभ इसका सीपीएम को मिलेगा ये देखना होगा। हो सकता है कि इस सीपीएम के ही इस घोषणा पत्र के कुछ मुद्दे जो हैं वो बड़ी पार्टियों के मुद्दे भी बने, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ज़्यादा सीपीएम वाले जो हैं वाम दलों वाले वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। कल प्रियंका गांधी, योगी फिर से गरजेंगे, 6 को अमित शाह आएंगे, मुख्यमंत्री भी कल हमीरपुर जिले में जनसभाएं करेंगे। एक मेरे घर के पास है गलोड़ में, एक बड़सर में है, उसके बाद वो कांगड़ा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बात वही आ गई ओपीएस वाले ही कि बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एनपीएस संघ को
सीधे सीधे बीजेपी ने निशाने पर ले लिया, उनके प्रधान और दूसरे पदाधिकारियों को नामित करके उनके खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत डाली है। ये शिकायत जो है बेस्ड इस बात पे है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ओपीएस के समर्थन में मुहिम चला रखी है और सरकार के खिलाफ वो वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग इसको कितना मानता है कितना नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के फजूल के जो विवाद हैं वो श्रेयस्कर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। पेंशन निश्चित तौर से हर कर्मचारी का हक है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, पहले भी कह रहा था। हालांकि इसमें मुझे बीच में जब मैं राजेश धर्मानी से मिला था, कांग्रेस पार्टी के घुमारवीं से जो प्रत्याशी हैं, उनकी एक बात मुझे जची थी। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा चुनाव के लिहाज से, ये मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन एक बात मुझे जची थी। उन्होंने कहा था कि हमको पेंशन न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही सीमाएं तय करनी होगी। पेंशन देनी तो होगी, लेकिन ये जरूर दें, ये बताया जाए कि मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। मुझे लगता है कि अच्छी बात थी। अच्छी बातों को हमें सोच समझ के लागू करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। ललित ठाकुर जी, संजीव राजपूत जी, नेत्र शर्मा जी, गुड इवनिंग। काफ़ी देर बाद आप आए। ये हो सकता है पहले आपने कमेंट किया हो तो मैंने सुना नहीं, क्या देख नहीं पाया मैं, क्योंकि कमेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं और खबरें पढ़ने पे ध्यान हो तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए शुरू में पढ़ते हैं, एंड में फिर कुछ और लोग। सुनील बंसल जी वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग सर, काइंडली शेयर। प्रेम ठाकुर जी, ओपीएस एनपीएस सब बंद करो, ये इनका कहना है। नितिन सोहर जी, हरोली कंस्टिट्यूंसी सीट अपडेट सर, बिल्कुल बताएंगे जी। वहाँ हरोली का नितिन टफ मुकाबला चला हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में, और हम इसको वन साइडेड नहीं कह सकते जब तक नतीजा नहीं आ सकता। गंभीर पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम जोहान्सबर्ग, प्रवीण डटवालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डटवालिया जी, आप होंगे मेरे ही इलाके से, ये तय है, होंगे मेरे ही इलाके से, बिजड़ वाले डटवाल इलाके से, लेकिन आप जोहान्सबर्ग से देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड जेस्चर कि वहाँ से जुड़े हैं। मोनिका पठान जी, थैंक यू वेरी मच जी। नीलमणि जी, मैं रोज़ आने की कोशिश करता हूँ नीलमणि शर्मा, लेकिन बीच में फिर कई बार ट्रैवलिंग होती है तो फिर रह जाते हैं। पृथ्वी जी, पृथ्वी कुमार जी, मनोज जी, नारायण भंडारी जी, थैंक यू जी। संदीप गौतम जी, साल्टी अग्निहोत्री जी, संजय कुमार जी, आशीष धीमान जी, जय हो, सबकी जय हो। प्रवीण ढटवालिया जी, रैली जजरी से, देखा मैंने कहा ना ढटवाल से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जोहान्सबर्ग से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आपके परिवार को, तमाम जो भारतीय समुदाय वहाँ पे है, चाहे वो हिमाचल के चाहे बाकी जगहों के, उनको हमारा नमस्कार कहिएगा और उनको कहिएगा वो भी जुड़े, अच्छा लगता है। अंकित शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। गगरेट का हाल, गगरेट में दिलचस्प जंग है जी, दिलचस्प जंग है गगरेट में। सूर्यभान सैनी सर जी, राम राम, नमस्कार, थैंक यू। विनोद कुमार जी, नितिन सोर, नदौन की क्यों मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं, नदौन की सीट का अपडेट पूछ कर देंगे जल्दी देंगे। संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। राजीव चौहान जी, राम राम। सौरभ लखनपाल, गुड इवनिंग, कैसे हैं, बड़ी देर बाद विक्रम सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर कर ले। अनिल के शर्मा, नदौन की अपडेट बोलेंगे सर, बोलेंगे। नदौन में मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में, उसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के शैंकी ठकुराल। अर्की में सीधा मुकाबला है और उसको राजेंद्र ठाकुर जो त्रिकोणा बनाने की कोशिश करें। बीटी शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संदीप गौतम जी, थैंक यू। टिटवालिया जी को फिर से नमस्ते जी। बक्सा राम जी, नमस्ते जी। कमल भारती जी, नमस्ते। अनिल शर्मा जी, नमस्ते। सुरजीत मेहता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी।